नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निम्रा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग उसका 164वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स का अंतिम लेक्चर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी के बारे में। एक बार मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये टर्मिनोलॉजी यहाँ लास्ट में क्यों दिया गया है। टर्मिनोलॉजी तो स्टार्टिंग में दिया जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं बुक में कुछ आगे पीछे था तो मैंने ऐसे ध्यान नहीं दिया और लास्ट में बिल्कुल मुझे दिखा तो मैंने लास्ट में ही इसको सोचा कि लो लास्ट में ही पढ़ा देते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस टर्मिनोलॉजी की। और आज के बाद आपका जो ये प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स का जो वो है पूरा सब्जेक्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगला जो लेक्चर हमारा होने वाला है 165वां लेक्चर, उसमें मैं बात करूंगा प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप यहाँ पर जो ये 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 500 रुपए का पेमेंट करना है। 500 रुपए का पेमेंट अगर आप करोगे तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजना है। भेजोगे कैसे? टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम पर जाके सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945, जैसे लिखा गया है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना। लिखने के बाद वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट दिखेगा, वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है, और अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है। मात्र यही दो चीज सेंड करने के बाद आपको जो पूरा कोर्स है, जो पूरा सिलेबस है, वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, देखते हैं टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला टर्म क्या है। जेनेटिक्स। स्टार्टिंग जब मैंने जेनेटिक्स का किया था तब भी मैंने इसके बारे में बताया था कि जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। हेरिडिटी क्या होता है? जो आनुवंशिक लक्षण जो चले आते हैं, कुछ ऐसे आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो पहले पेरेंट्स में रहते हैं, फिर वहां से F1 जनरेशन में आते हैं, F1 जनरेशन से F2 में आते हैं, फिर F2 से F3 में आते हैं। तो वो लक्षण सेम आते जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटरी। और दूसरा होता है वेरिएशन। जब इस जनरेशन से इस जनरेशन में और इस जनरेशन से इस जनरेशन में जब आते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अपने पिता से थोड़ा सा अलग होंगे, आपके पिता आपके बाबा से थोड़ा बहुत अलग होंगे। तो यही जो हेरिडिटी है, मतलब जो आनुवंशिकता है और जो विविधता है, इन्हीं दोनों का अध्ययन करते हैं हम बायोलॉजी की एक ब्रांच में जिसका नाम है जेनेटिक्स। बात करेंगे यूजेनेसिस। यूजेनेसिस क्या होता है? द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी कि मानवता का विकास के लिए जेनेटिक्स के प्रिंसिपल का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? यूजेनेसिस कहलाता है। जीन पोल क्या होता है? द सम टोटल ऑफ ऑल द एलील प्रेजेंट इन द ब्रीडिंग और रिप्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ ए रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन। ध्यान से समझना, कोई एक रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन है, उसके अंदर जितने भी जीन हैं, उन जीन के पास जितने भी एलील हैं, ठीक क्या है? कोई एक मैटर है, कोई एक क्या है? रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव कोई एक मेंबर है। उस मेंबर के अंदर क्या है? ढेर सारे क्या होंगे? जीन्स होंगे। और इन्हीं ढेर सारे जीन्स में क्या होते हैं? एलील्स होते हैं। अब यही एलील्स जो होते हैं, इन्हीं का जब सम करते हैं, मतलब टोटल कितने एलील हैं, ठीक, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं जीन पूल। जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द प्रोपोर्शन ऑफ वन एलील रिलेटिव टू ऑल द एलील्स ऑफ ए जीन इन ए मेंडेलियन पॉपुलेशन। ध्यान से समझना, एक जो एलील होता है उसका प्रपोर्शन दूसरे एलील के साथ कितना होता है। ध्यान से समझना, एक मान लो जीन है, ठीक। अब मैंने बोला था कि जीन के अंदर क्या होते हैं? एलील होते हैं। जीन के अंदर एलील्स होते हैं। कई बार एलील 2 होते हैं, कई बार 3 होते हैं, कई बार 4 होते हैं, कई बार 5 होते हैं, कई बार 6 होते हैं, कई बार 8 होते हैं। ये अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है द प्रोपोर्शन ऑफ वन एलील रिलेटिव टू द ऑल द एलील ऑफ ए जीन इज ए मेंडेलियन पॉपुलेशन। इन ए मेंडेलियन पॉपुलेशन, मेंडेलियन पॉपुलेशन के अंदर जो एक एलील का बाकी और जितने एलील बचे होते हैं उनके बीच की जो फ्रीक्वेंसी, जो प्रोपोर्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा।
आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला है वो है साइटोजेनेसिस। साइटोजेनेसिस में साइटो है, साइटो किससे बना है, ये बना है साइटोप्लाज्म से। ठीक, साइटोप्लाज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। कंसर्न विद द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड देयर इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलते हैं साइटोजेनेसिस, सॉरी साइटोजेनेटिक्स। बात करेंगे जीनोम की, एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम किसी डिप्लॉयड स्पीसीज में। ठीक, ध्यान से समझना, कोई एक डिप्लॉयड स्पीसीज हम मान लेते हैं, हम कौन है, ह्यूमन है। ह्यूमन के अंदर, डिप्लॉयड स्पीसीज के अंदर टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, 23 जोड़े कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। अब यही 46 गुणसूत्र बार बार होंगे। जैसे जब आप न्यूमेरल नंबर देखते हो तो 0 से लेके 1 2 डैश डैश करके 3, यही 10 अंक, इसी यही 10 सिंबल होते हैं। इसी से दुनिया भर की कितनी भी बड़ी संख्या हो हम लिख सकते हैं। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में यही 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, बोले तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। और इन्हीं को बार बार इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, कोई अलग से नहीं आता है। तो यही जो है, इसका अगर हमको एक पूरा सेट मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। अगला टर्म है द फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड। ये इसको मैंने थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था, थोड़ी देर पहले मतलब कुछ लेक्चर्स पहले पढ़ाया था। आर्टिफिशियल हाइब्रिड बनाया गया था, किसने बनाया था, थॉमस फेयरचाइल्ड ने बनाया था 1717 में। किसका क्रॉस किया था उन्होंने, स्वीट विलियम का और कॉर्नेशन का। किसका किसका क्रॉस किया था, स्वीट विलियम का क्रॉस किया था कॉर्नेशन से, और इससे इन्होंने बनाया था एक आर्टिफिशियल हाइब्रिड। ठीक, तो सबसे पहले हाइब्रिड बनाया किसने था, थॉमस फेयरचाइल्ड ने बनाया था 1717 में। किसका क्रॉस करके, स्वीट विलियम और कॉर्नेशन का क्रॉस करके बनाया गया था। यूफेनिन्स, यूफेनिन्स क्या होता है, डील्स विद द कंट्रोल ऑफ हेरिडेटरी डिजीज, स्पेशली इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ध्यान से समझना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं, मेटाबॉलिकल डिजीजेस होती हैं, जो कि पेरेंट से उसके बच्चे में आती रहती हैं। तो उन्हीं डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जब बच्चा पेट में ही रहता है, बच्चा पेट में रहता है कहने का मतलब कि जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होते समय ही उसके अंदर यूफेंसिस के वजह से, यूफेंसिस की मदद से क्या कर लिया जाता है, उस जीन को डिलीट कर दिया जाता है, जिस जीन की वजह से वो डिजीज ट्रांसफर हो रही थी, मतलब माता पिता से बच्चे में जा रही थी। तो जो बच्चा जाइगोट फॉर्मेशन जब हो रहा होता है, तो उसी जाइगोट फॉर्मेशन में जीन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस जीन को वहां से डिलीट कर देते हैं, कि जिससे जो रोग होता है वो माता पिता से फिर बच्चे के अंदर नहीं जा पाता है। एपिस्टेसिस क्या होता है, व्हेन वन जीन affect in any way the expression of another gene, the phenomena is called epistasis। ध्यान से समझना, कोई एक जीन है, अगर वो इफेक्ट कर रहा है किसी भी दूसरे जीन को, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस बोलते हैं। किसी एक जीन का जो प्रभाव है, कोई एक जीन इफेक्ट डाल रहा है एनी अदर एक्सप्रेशन ऑफ द अनदर जीन, दूसरे जीन पर, यानी कि अगर कोई एक जीन है वो किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन पर प्रभाव डाल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस बोलते हैं। जीनोमिक क्या होता है, इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ध्यान से समझना, जब हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का जीनोम के, ध्यान से समझना, जीनोम के स्ट्रक्चर का और फंक्शन का जो स्टडी किया जाता है, किसके, जीनोम के स्ट्रक्चर का और इसके साथ साथ फंक्शन का जब हम अध्ययन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोमिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और अगला जो टर्म है वो है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या होती है, बायोडायवर्सिटी रिफर्स टू द टोटल वायबिलिटी रिप्रेजेंट विद इन द एमंग
स्पेसीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट। बायोडायवर्सिटी क्या होता है, कई बार क्या होता है कि टोटल वेरिएबिलिटी जब होती है, रिफर्स टू द टोटल वेरिएबिलिटी प्रेजेंट विद इन द अमंग स्पीसीज ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द हैबिटेट। किसी एक हैबिटेट में रहने वाले जितने भी विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, उन्हीं सबको मिलाकर क्या बनता है, बायोडायवर्सिटी बनता है। एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है, एक्लिमेटाइजेशन रिफर्स टू द एडॉप्शन और एडजस्टमेंट ऑफ एन इंट्रोड्यूस वेराइटी टू द न्यू एनवायरनमेंट। जब हम कोई नई वैरायटी बनाते हैं तो वो नई वैरायटी जब हमारे एनवायरनमेंट में जाती है और उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करती है और उसके हिसाब से धीरे धीरे एडजस्ट होती है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक, ए लाइन क्या होता है, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन, ये हम ब्रीडिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। जब हम ब्रीडिंग कर रहे होते हैं तो ब्रीडिंग में ये टर्म ज्यादा यूज करे जाते हैं, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। ए लाइन क्या होता है, ए लाइन मीन्स ए मेल स्टेरल प्रेजेंट यूजिंग इन क्रॉसिंग टू डेवलप ए न्यू हाइब्रिड सीड, इट इज द मेल स्टेरल लाइन। ध्यान से समझना, ए लाइन किसको बोलते हैं। मान लेते हैं कि हमने क्या किया, दो लाइन यहाँ पर लगा दिया है, कोई दो वैरायटी के गेहूं। ठीक, मान लेते हैं हम यहाँ वीट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, गेहूं की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया है, अभी ये वाली जो लाइन लगी है इसमें जितने भी पौधे हैं, ध्यान से समझना, इस वाली लाइन में दो लाइन हमने बना दिया, इस वाली लाइन में जितने भी पौधे हैं सबका जो मेल है वो कैसा है, वो स्टेराइल है। ठीक, स्टेराइल करने का मतलब क्या है, स्टेराइल है यानी कि वो फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे, दूसरी लाइन है, इट इज द फर्टाइल काउंटर प्रेजेंट ऑफ द ए लाइन, इट इज आल्सो कॉल्ड मेंटेनर लाइन। अब ये दूसरा क्या है, ये फर्टाइल काउंटेनर प्रेजेंट है, सॉरी पेरेंट है, ये काउंटर पेरेंट है फर्टाइल का। ध्यान से समझना, ये वाला जो मेल है ये स्टेराइल है। ठीक, दूसरा यहाँ का जो मेल है उससे इसको क्रॉस कराएंगे। ध्यान से समझना, यहाँ का जो मेल है वो काम का नहीं है, फीमेल तो काम का होगा यहाँ इस लाइन के पौधे में, तो यहाँ से हम यहाँ पर क्रॉस कराएंगे। तो जो मेल स्टेराइल वाला है इसको ए लाइन बोलते हैं, और जहां से फिर हमको अल्टरनेट पेरेंट के रूप में जिसको हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं बी लाइन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ए लाइन क्या होता है, बी लाइन क्या होता है। ए लाइन ऐसी लाइन होती है जिसके सभी जो मेल होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, और बी लाइन क्या होती है, जिसके जो पेरेंट होते हैं वो काउंटर फर्टाइल, फर्टाइल काउंटर पेरेंट जो होते हैं ए लाइन के लिए। ए लाइन के जैसे मेल काम का नहीं है तो कहीं से तो कोई अच्छा मेल लेके आएंगे तभी तो संतति बढ़ेगी। तो जिस मेल को लेके आते हैं उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बी लाइन। तो ए लाइन ये होता है और बी लाइन ये होता है, इसी तरीके से होता है, तो मैंने इसको समझा दिया। अगला है आर लाइन, इट इज एन इनब्रीड लाइन व्हिच व्हेन क्रॉस विथ ए मेल स्टेराइल स्ट्रेन द रिजल्टेंट हाइब्रिड इज मेल फर्टाइल। ध्यान से समझना, जब किसी इनब्रीड लाइन में हम क्रॉस कराते हैं किसी एक मेल स्टेराइल स्ट्रेन का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो मेल इसका इससे जो हाइब्रिड बनता है, ध्यान से समझना, इन दोनों का जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहां से जो हमको एक अलग F1 जनरेशन मिलेगा, उसका जो मेल होगा वो फर्टाइल होगा। ठीक, इन दोनों का क्रॉस कराया, इसको माँ के तरीके से लिया और इसको पिता के तरीके से लिया, फिर इन दोनों का जब क्रॉस हुआ तो एक F1 जनरेशन बना। ये कैसा है, ये मेल फर्टाइल है। तो ये जो मेल फर्टाइल जनरेशन है इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, आर लाइन बोलते हैं। ठीक, तो ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन ये आपको तीनों समझ में आ गया होगा। इन विट्रो होता है एक, और इन विवो होता है। बायोलॉजिकल, इसको कई बार मैं पढ़ा भी चुका हूं, बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन ए टेस्ट ट्यूब। जब हम एक लैब में किसी चीज को बना रहे होते हैं, किसी चीज को बना रहे होते हैं मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन करा रहे होते हैं, ध्यान से समझना, इन विट्रो और इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फीमेल से एग ले लिए और मेल से स्पर्म ले लिए, फिर इन दोनों को आर्टिफिशियली क्या किया, फर्टिलाइज कराया, फर्टिलाइज करके फिर क्या बन गया, वो जाइगोट बन गया, पूरा जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। ये सब कहां पर हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में। जो आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा ना, वो टेस्ट ट्यूब यही है। कई बार कैसे क्या होता है कि कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो
खुद से बच्चे को कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट ट्यूब बेबी का आया है, जिसको आईवीएफ बोलते हैं। आईवीएफ क्या होता है? आईवीएफ, आईवीएफ के जरिए बच्चे पैदा होते हैं ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मशीन के द्वारा फर्टिलाइजेशन कर दिया जाता है, और जब जायगोट बन जाता है तब उस जायगोट को माँ के गर्भाशय में ले जाकर फिर से प्लांट कर दिया जाता है। फिर वहां वो उससे चिपक जाता है गर्भाशय से, और फिर बाद में बच्चा पैदा होता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम आईवीएफ बोलते हैं। तो वहीं से निकला है ये इन विट्रो। दूसरा है इन विवो। ये एक पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें टेकिंग प्लेस इन द लिविंग सेल और द ऑर्गेनिज्म। इसमें माँ के पेट में ही बन जाता है। जैसे माँ का जो गर्भाशय होता है, वहां पर एग होता है पहले से ही, और वही गर्भाशय में जब स्पर्म भी आ जाता है तो आपस में दोनों में फ्यूजन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। फिर ये जाइगोट आगे चलकर धीरे धीरे शिशु के रूप में डेवलप हो जाता है, और 9 महीने बाद पेट से बाहर आ जाता है। तो ये जो फुल्ली नेचुरली होता है, जो पूरा नेचुरल तरीके से होता है, उसको बोलते हैं इन विवो। और जो बायो और केमिकल प्रोसेस की मदद से होता है, यानी कि टेस्ट ट्यूब में जिसको बनाया जाता है, जिसको लैब में बनाया जाता है, उसको बोलते हैं इन विट्रो। आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है वही चीज होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो अपनी अगली टर्मिनोलॉजी है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ध्यान से समझना। मैं एक चीज बना रहा हूं यहाँ, इसको आप ध्यान से समझना। ये क्या है? ये मेल है, ये फीमेल है। इन दोनों को क्रॉस हुआ, यहाँ मेल बन गया। इन दोनों का क्रॉस हुआ, यहाँ फीमेल बन गया। ठीक, यानी कि इन दोनों का क्रॉस हुआ तो एक लड़का पैदा हो गया और एक लड़की पैदा हो। ठीक, अब क्या हुआ? इसकी फिर किसी दूसरे से शादी होगी। ये फीमेल है तो इसकी मेल से शादी होगी, ये मेल है तो किसी दूसरे फीमेल से शादी होगी, लेकिन इसको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। ठीक, अब इसकी और इसकी जब शादी हुई तो यहाँ पर एक मेल पैदा हुई, और यहाँ से फिर एक फीमेल पैदा हुई। ठीक, अब ध्यान से समझना। यहाँ पे मान लो कोई चीज थी, कोई एक 6 लेन जीन था जो ग्रैंडफादर में था। अब एक ग्रैंडफादर से कहाँ पे आया था? ये ग्रैंडफादर से उसके माता में आया, फिर माता में से फिर किस में आ गया? उसके पुत्र में आ गया। ठीक, फिर पुत्र से फिर पुत्री में, फिर पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री, इस तरीके से चलता रहता है। मतलब एक बार वो किस में जाएगा? एक बार पहली जनरेशन में मगर मेल में रहेगा तो दूसरी जनरेशन में फीमेल में पहुंच जाएगा, तीसरी जनरेशन में फिर मेल पे आएगा, चौथे जनरेशन में फिर फीमेल पे चला जाएगा। इस तरीके से होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऑफ द सेक्स लिंक्ड जीन फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन थ्रू डॉटर। मतलब यहाँ ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर में था, और ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन में आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। तो किसकी मदद से आया? ये जो इसकी पुत्री थी, इन दोनों की जो पुत्री थी इनकी, ये वाली जो पुत्री बनी थी, इसी पुत्री से तो इसके अंदर आया। तो कहां से? डायरेक्ट ग्रैंडफादर से कहाँ आ गया? ग्रैंड सन में आया। किसकी मदद से आया? पुत्री की मदद से। पुत्र की मदद से नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, पुत्र की मदद से नहीं आ रहा है। अगर पुत्र की मदद से आएगा तो फिर वो दूसरे में चला जाएगा, तब डॉटर में चला जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान से समझना। यहाँ से पहले मेल में था, फिर फीमेल में चला गया, फिर मेल में आया, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, इस तरीके से आता जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये ग्रैंडफादर का मतलब होता है यहाँ पर नाना, दादा नहीं है, ये नाना है और ये नाती है। नाना से नाती में आ जाता है माँ के थ्रू। जीन क्लोनिंग क्या होता है? ध्यान से समझना, जीन क्लोनिंग को बताता हूँ। आइसोलेटिंग ए जीन एंड प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल कॉपी इज नोन एज जीन क्लोनिंग। कोई एक जीन है, हमको पता चल गया कि ये जीन बहुत बढ़िया है, उसको हमने आइसोलेट कर दिया, निकाल लिया। ठीक, क्रोमोसोम से उसको निकाल के अलग कर लिया। उसके बाद उसको थोड़ा सा हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी और बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी बना ली। जैसे ये वाला जीन था, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके का जीन बना लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग बोलते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैंने जल्दी में ही यूट्यूब में सुना था कि एक विलुप्त जो भेड़िए की प्रजाति थी उसको फिर से जीवित कर लिया गया। तो कैसे जीवित कर लिया गया? इसी जीन क्लोनिंग की मदद से किया गया है। कैसे किया गया? जीवाश्म में पड़ा था, जो भेड़िया विलुप्त हो गया उसके जीवाश्म में पड़े थे, तो उनके जीवाश्म से उसमें से निकाला गया जीन। ठीक, डीएनए पूरा निकाला गया, डीएनए के अंदर जो जीन होता है उन सब का अध्ययन किया गया, जिससे पता चल पाया कि किस जीन की वजह से कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं। तो ऐसे कुछ जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया
कि अगर इन जीन्स को हम फिर से प्रोड्यूस कर ले जाएं तो हम उसी तरीके का भेड़िया जो गायब हो चुका है उसको फिर से बना सकते हैं। तब इन लोगों ने पहले तो उस जीवाश्म से जीन की सैंपलिंग कर ली कि हाँ इसी तरीके का बिल्कुल हमको जीन बनाना है। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, एक कुत्ता था या भेड़िया था, कोई था, मतलब कुत्ते की ही फैमिली का था, उसके जीन में वही जो 5-7 जीन उन्होंने देख के आइडेंटिफाई किया था, उसी जीन में बदलाव किया, बिल्कुल जैसा जीन वो विलुप्त भेड़िए के अंदर था वही ट्रांसफॉर्म करके इसके अंदर कर दिया। फिर वही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया और वो टेस्ट ट्यूब बेबी बन के तैयार हुआ। तो वो जो भेड़िया बना वो बिल्कुल जो विलुप्त हो गया था भेड़िया, बिल्कुल उसी के जैसा था, देखने में उसके जैसा था। ठीक, तो इसी तरीके का कुछ जीन क्लोनिंग होती है। जैसे मान लो कि हमको पता चला कि एक जीन है, ये जीन हमको चाहिए, तो उस जीन को हम निकालेंगे और फिर उसी को प्रोसेस करेंगे और उसी के जैसा एक दूसरी कॉपी बना लेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग। ठीक, अगला है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन ए टेक्निक यूजेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टू प्रोड्यूस पोर्स ऑन ए सेल मेम्ब्रेन फॉर इनटेक ऑफ रिकम्बाइंड डीएनए। ध्यान से समझ, जब हमको किसी डीएनए के अंदर बदलाव करना होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि जाइगोट का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर हमको डीएनए में अगर चेंज करना होता तो उसमें हम करते हैं, तो क्या करेंगे, उसमें से हमने थोड़ा सा डीएनए डिलीट कर दिया, निकाल दिया, और एक डीएनए जो हमने बनाया था उस डीएनए को अंदर डाल देंगे। तो कैसे डालेंगे, उसको निकालेंगे कैसे और डालेंगे कैसे, तो उसके लिए करते हैं इलेक्ट्रोपोर्टेशन करते हैं। इससे क्या किया जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस सेल मेम्ब्रेन में छेद कर दिया जाता है, पोर कर दिया जाता है, और उसी की मदद से फिर जो रिकम्बाइंड डीएनए होता है उसको सेल के अंदर डाल दिया जाता है। यही प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोर्टेशन। अगला है हेट्रोसिस, द सुपीरियोरिटी ऑफ F1 इन वन और मोर करेक्टर ओवर इट्स पेरेंट्स नोन एज हेट्रोसिस या फिर हाइब्रिड विगो। जैसे मान लो कोई एक पेरेंट है, ठीक, पेरेंट है मेल और फीमेल दोनों, उससे एक संतति बनी जिसको हम F1 संतति बोलते हैं। अब ये F1 जो संतति है वो अपने माता और पिता दोनों से वो क्या हो गया, 1 से 2 करेक्टर में वो सुपीरियर हो गया। जैसे मान लो माता की हाइट कम थी, बाप की हाइट भी कम थी, लेकिन लड़के की हाइट थोड़ा सा बढ़ गई, तो एक तो सुपीरियोरिटी ये आ गई। माता भी थोड़ी सी सांवली थी, बाप भी थोड़ा सा सांवला था, लेकिन लड़का कैसा होगा, थोड़ा सा गोरा हो गया। तो ये दो तरीके की सुपीरियोरिटी आ गई, इसमें कलर से बिल्कुल नहीं लेना। मान लो सुपीरियोरिटी ऐसे नहीं समझना कि काले से गोरा हो रहा है तो मतलब ये रंग भेद और वो वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाने के लिए केवल आपको बता रहा हूँ। तो इसको इस तरीके से थोड़ी सी सुपीरियोरिटी आ रही है। सुपीरियोरिटी का मतलब इसे थोड़ा सा चेंज आ रहा है दोनों के अंदर। जैसे मान लो कि जो पेरेंट थे वो, उनका जो गेहूं था, मान लो गेहूं का एग्जाम्पल लेते हैं, पेरेंट जो गेहूं था वो उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती थी और सीड जो होता था बहुत छोटा छोटा होता था। लेकिन जो F1 जनरेशन बना उसकी हाइट कम हो गई और सीड बड़े बड़े हो गई, यील्ड बढ़ गई, तो एक या एक से ज्यादा करेक्टर में वो सुपीरियर हो गया। इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड या फिर हाइब्रिड विगोर बोलते हैं या फिर हेट्रोसिस बोलते हैं। अगला है हेट्रोबेल्टोसिस, व्हेन F1 इज फाउंड सुपीरियर टू आइदर पेरेंट। किसी दोनों में से किसी एक पेरेंट से सुपीरियर होता है, दूसरे से नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोबेल्टोसिस। फिर अगला है एलोगैमी जिसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। दूसरा है सेल्फ पोलिनेशन जिसको ऑटोगैमी बोलते हैं। जब क्रॉस पोलिनेशन उसको कहते हैं पर परागण, जब कोई एक पॉलन ग्रेन जो होता है किसी एक फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट पर चला जाता है, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर, ध्यान से समझना, यहां से कोई एक पॉलन उड़ा, पॉलन क्या होता है, ये पॉलन मेल पार्ट होता है, एक पौधे से उड़ा और दूसरे पौधे के स्टिग्मा पे चला गया। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट होता है। तो यहाँ पर दूसरा कोई पौधा था, यहाँ पर दूसरा कोई पौधा था, यहाँ दूसरा फ्लावर था, दूसरे पौधे का फ्लावर, यहाँ दूसरे पौधे का फ्लावर, लेकिन दोनों रहेंगे सेम ही स्पीसीज के। कहने का मतलब अगर ये वाला गेहूं है तो ये भी गेहूं ही होगा। ठीक, तो यहाँ से उड़ा यहाँ चला आया, इस पौधे से इस पौधे में आ गया, तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। और मान लो एक ही पौधे में, एक ही पेड़ में दो पौधे थे, एक ही पौधे में कई फ्लावर थे, उनके बीच में आपस में हो गया तो उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। पॉलन ग्रेन फ्रॉम एन अनदर फॉल टू रिसीव स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ध्यान से समझना, सॉरी इसमें मैंने अलग अलग पौधा बता दिया, इसमें तो अलग अलग पौधे में होता है लेकिन इसमें सेम फ्लावर में होता है। जैसे ध्यान से समझो, ये एक फ्लावर है,
ठीक, यहाँ ये स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट है, और यहाँ पर ये मेल पार्ट है। ये अगर ये स्टिग्मा उड़ के आके इसी पे गिर जाए तो इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि ये एक ही फूल के अंदर हो रहा है। वहीं अगर अलग अलग फूल में, अलग अलग प्लांट में होगा तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अगला है क्लिस्टोगैमी। फ्लावर ओपन बट ओनली आफ्टर द पॉलिनेशन टेक प्लेस, जैसे मूंग में। जैसे ध्यान से आप देखो इसको, इस पौधे को ध्यान से देखो, इसमें ये स्टिग्मा जो है ये भी मैच्योर हो चुका है, और यहाँ पर ये जो पॉलन है ये भी मैच्योर हो चुका है, लेकिन ये फ्लावर जो ऊपर से आपको ये दिख रहा है जो पिंक कलर का, ये आपको खुला नहीं, पिंक कलर नहीं है, एक थोड़ा बैगनी कलर का है, ये अपना खुला नहीं है, अभी ये बंद है। तो क्या होगा, पॉलन उड़ के बाहर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर से ढका हुआ है। तो क्या होगा, ये पॉलन यहीं गिर जाएगा, इसी स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पर ऐसे झड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। किसकी वजह से? क्याज्मोगैमी की वजह से। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्याज्मोगैमी किसको प्रमोट करता है? तो क्याज्मोगैमी किसको प्रमोट करता है? सेल्फ पॉलिनेशन को। ठीक, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं पाता है तो मजबूरी है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं पाता है तो मजबूरी है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जब फूल खुला ही नहीं है तो पॉलन उड़ के बाहर थोड़ी चला जाएगा, तो इसी के अंदर ही गिरेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो इसको बोलते हैं क्याज्मोगैमी। अगला है क्लिस्टोगैमी। इसमें फ्लावर ओपन ही नहीं होता है, इसमें कभी फ्लावर नहीं ओपन होता है। जैसे आपने देखा होगा, गेहूं का कभी फ्लावर नहीं देखा होगा, धान का कभी फ्लावर नहीं देखा होगा। ठीक, गेहूं और धान का फ्लावर इस वजह से नहीं दिखता क्योंकि ये अंदर ही कवर रहता है, यही ऐसा फ्लावर निकलेगा, यही स्टिग्मा और स्टाइल दोनों रहेंगे, और यही दोनों स्टिग्मा और पॉलन दोनों आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कर लेंगे, और फ्लावर खुलेगा ही नहीं, और यहाँ पर धान और गेहूं डेवलप हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ओपन ही नहीं जब होता है, जब फ्लावर ओपन ही नहीं होता है तो इसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। और जब फ्लावर फर्टिलाइजेशन के बाद ओपन होता है तो उसको हम बोलते हैं कियाज्मोगैमी। फिर अगला है गिटानोगैमी। गिटानोगैमी क्या होता है, देखो ध्यान से, ये तो सेल्फ पॉलिनेशन है, एक ही पौधे के स्टिग्मा से निकलकर, और स्टाइल वहां से पॉलन से निकलकर, ये पॉलन निकल कर उसके स्टिग्मा पर चला गया, एक ही फ्लावर में गया तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी बोलते हैं। एक ही पेड़ के दो फ्लावर हैं, एक ही पौधे के, यहाँ पर देखो एक ही पौधा है लेकिन इसके दो फ्लावर हैं, यहाँ से निकला इसके स्टिग्मा पर चला गया, या यहाँ से निकला इसके स्टिग्मा पर पॉलन चला गया, तो उसको बोलते हैं गिटानोगैमी। ये भी एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। अगला है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं क्या, आलोगैमी। इसमें एक पौधे से पॉलन निकला और इस पौधे पर के स्टिग्मा पर आ गया, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये तीन तरीके का पॉलिनेशन होता है, ऑटोगैमी, क्याज्मोगैमी और आलोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में ये दोनों आते हैं, ऑटोगैमी और गिटानोगैमी, ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन के ही पार्ट होते हैं। मोनोसियस और डायोसियस। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड ऑन द सेम प्लांट बट इन सेपरेट फ्लावर। अलग अलग फ्लावर में एक ही पौधे पर, जैसे मेज में देखो, ऊपर जो होता है वो टेसलिंग होता है, टेसल होता है, नीचे जो होता है वो सिल्क होता है। जैसे ऐसे आप देखोगे ध्यान से, इस तरीके से आपने देखा होगा पौधा मक्के का, तो यहाँ पर ऐसे भुट्टा लगता है, तो भुट्टा निकलने से पहले वहां ढेर सारे हरे हरे बाल आते हैं, और यहाँ एक छोटी सी बाली आती है ऐसे करके। तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये मेल पार्ट होता है, और नीचे वाला ये वाला जो बाल निकला होता है ये कैसा होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, मोनोसियस, यानी कि मेल और फीमेल दोनों सेम प्लांट में है। लेकिन वहीं अगर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट में हो जाए, जैसे पपाया है, डेट पाम है, एक पपाया होता है उसमें केवल सफेद सफेद फूल लगते हैं, उसमें फल नहीं लगता। दूसरा पपाया ऐसा होता है उसमें फल लगते हैं, फूल तो लगता ही है साथ में फल भी लगते हैं। तो जिसमें फल नहीं लगते हैं वो मेल पार्ट होता है, जिसमें फल लगते हैं वो फीमेल पार्ट होता है। तो अलग अलग पपाया होता है। पपाया में दो तरीके का पपाया होता है, एक पपाया में कभी फूल नहीं लगता, एक पपाया में फूल लगता है और उसमें फल भी लगता है, और एक में कभी फल नहीं लगता। तो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पौधे में पाए जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायोसियस। इसके बाद है स्यूडो हेट्रोसिस। सुपीरियोरिटी ऑफ EF1 ओवर इट्स पेरेंट्स इन वेजिटेटिव ग्रोथ बट नॉट इन द यील्ड एंड अडॉप्टेशन, आल्सो नोन एज लग्जेरियंस। ध्यान से समझना, कई बार क्या होता है कि पेरेंट से जो F1 बनता है वो देखने में तो बहुत अच्छा होगा, मतलब उसकी हाइट ज्यादा होगी, पत्तियां बड़ी बड़ी होंगी, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ तो उसके माता पिता से अच्छा होगा, देखने में तो लगेगा कि ये माता पिता से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देने वाला है। लेकिन क्या होता है, एक्चुअल में वो उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं देता है।
तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो हेट्रोसिस बोलते हैं। इनब्रीडिंग क्या होता है, मैटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल सच एज सेल्फिंग और सबमेटिंग। ध्यान से समझना, जब हम सन का मदर से क्रॉस करा दें, डॉटर का फादर से क्रॉस करा दें, अंकल का डॉटर से क्रॉस करा दें, सन का कजिन से क्रॉस करा दें, मतलब ये मैंने इस तरीके से बताया कि जो क्लोजली रिलेटेड जो इंडिविजुअल होते हैं, जैसे ग्रैंड डॉटर का ग्रैंड सन से करा दें, और ऐसे समझो कि ग्रैंड फादर का ग्रैंड डॉटर से क्रॉस करा दें। इस तरीके जो क्लोजली रिलेटेड जो होते हैं उनके बीच में जो क्रॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक, क्लोजली रिलेटेड, जेनेटिकली जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच में जब पॉलिनेशन होता है, मैटिंग होती है, तो उसको इनब्रीडिंग बोलते हैं। और इसी इनब्रीडिंग की वजह से जब उनके अंदर विगोर उत्पन्न होने लगता है, फिटनेस उनके अंदर जो थोड़ी सी कमी आने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसीलिए कहा जाता है कि क्लोजली जो क्लोज में होते हैं उनसे शादी नहीं करनी चाहिए, जो अपने जो रिलेटिव क्लोज रिलेटिव होते हैं उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा तो कई बार बहुत भयानक बीमारियां भी हमारे बॉडी में पनपने की संभावना हो जाती है। बार बार इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, बड़ी बड़ी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से हम लोग जब पुराने समय में जब शादी होती थी तो 7 पुस्त चेक किया जाता था कि 7 पुस्त में लड़की वाले और लड़के वाले कहीं आपस में, कहीं इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध तो नहीं रहा है, पता चले किसी की और में शादी हो रही हो, हुई हो, इस तरीके का कुछ तो नहीं था। तो ये देखते हैं, क्यों? क्योंकि इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना होने पाए। 3 वे क्रॉस क्या होता है, एक बार हमने ए और बी का क्रॉस करा के F1 बना लिया, अब इसका हमने फिर सी से क्रॉस करा दिया तो इसको बोलते हैं 3 वे क्रॉस। डबल क्रॉस, पहले हमने ए और बी का क्रॉस किया, उसी साल हमने सी और डी का क्रॉस किया, फिर इससे जो हमको पैदा मिला और इससे जो मिला, इन दोनों का, इसका F1 और इसका F1 दोनों को हमने क्रॉस कराया और F2 मिल गया, तो इसको हम डबल क्रिस क्रॉस बोलते हैं। दूसरा होता है टॉप क्रॉस, अ क्रॉस बिटवीन एन इनब्रीड लाइन एंड इन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। कोई एक इनब्रीड लाइन हो और उसमें कोई एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, कोई बाहर की वैरायटी को लाकर क्रॉस करा दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं टॉप क्रॉस। आगे है सिंथेटिक वैरायटी, कोई एक ऐसी वैरायटी जो कि डेवलप करी जा रही है इंटरमेटिंग इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ इनब्रीड लाइन विथ ए गुड जनरल कॉम्बिनेशन एबिलिटी एंड मिक्सिंग ऑफ द सीड ऑफ F1 क्रॉसेस इन equal quantity is refers to the synthetic variety, जैसे मेज। synthetic variety refers to the type of plant production developed by crossing multiple parent line, offering inbreed and genetically diverse line and allowing open pollination among their progeny. These varieties are commonly used for the cross pollinated crops to maintain genetic diversity while improving agronomic performance। ध्यान से समझना, synthetic variety कैसे होती है। हमने एक इनब्रीड लाइन को चुन लिया, ठीक, क्या कर लिया, हमने एक इनब्रीड लाइन को चुन लिया। अब मान लो एक इनब्रीड लाइन में हमने 50 पौधे देख लिए, एक इनब्रीड लाइन में ढेर सारे पौधे होते हैं, तो मान लो जैसे 50 पौधे हैं। अब इन 50 पौधों का जितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, 50 नहीं लगते हैं, 50 नहीं रखते हैं हम, 3 केवल रखते हैं, 3 से हम आसानी से समझा देंगे। ए, बी और सी 3 पौधे थे, पहले ए और बी का क्रॉस करा दिया, फिर ए और सी का क्रॉस करा दिया, तो एक क्रॉस तो यहाँ हुआ, एक इसका क्रॉस हो गया। ए बी का क्रॉस करा दिया, ए सी का क्रॉस करा दिया, फिर एक बी सी का क्रॉस करा दिया, उसके साथ साथ फिर सी बी का क्रॉस करा दिया, फिर सी ए का क्रॉस करा दिया और उसके बाद बी ए का क्रॉस करा दिया। ठीक, तो हमको ये टोटल कितने क्रॉस मिल गए, 1 2 3 4 5 6, 6 क्रॉस मिल गए। कई बार आप लोग सोच रहे होंगे कि ए बी का क्रॉस कराना और बी ए का क्रॉस कराने में क्या अंतर है। जब ए बी का क्रॉस कराते हैं तो ए फीमेल है, बी ए जो है ये फीमेल है और बी मेल है, और यहाँ पर ये वाला फीमेल है और ये वाला मेल है, यानी कि जो पहले लिखा होता है वो फीमेल होता है। तो यहाँ पर फीमेल ए थी, यहाँ पर फीमेल बी है, तो इसलिए दोनों अलग अलग होंगे। तो 3 पौधे थे तो हमारे पास टोटल कितने क्रॉस बन पाए, 6 क्रॉस बन पाए टोटल। अब हमने 6 क्रॉस करा दिया, ठीक, इस पौधे का इससे क्रॉस कराया, इसका इससे, इसका इससे, इससे क्रॉस करा दिया। जैसे मान लो कि कोई ए पौधा है तो इसमें मान लो कि 10 फूल तो होंगे ही, मान लो 10 फूल नहीं होंगे तो कम से कम 6 फूल तो होंगे ही।
तब एक बार इसका तीन तीन का इसका करा दिया, तीन का इसका करा दिया, हर फूल में अलग अलग पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं, तो टोटल हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन बन पाए। अब ये 6 कॉम्बिनेशन जो बने हैं, इनसे हमको F1 मिलेगा। ठीक, जब ये पक जाएंगे तो इनकी हार्वेस्टिंग करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे, ये F1 हमको मिलेगा। फिर इस F1 को हम एक साथ क्या करेंगे, मिला देंगे पूरे सीड को, और फिर इसकी बुआई कर देंगे दोबारा। फिर इनको ये जब दोबारा पैदा होंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपस में फिर से क्रॉसिंग करेंगे, और जब आपस में फिर से क्रॉसिंग करते हैं तो वहां से कोई एक अच्छी सी वेराइटी डेवलप होके आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक वेराइटी। कंपोजिट वेराइटी क्या होती है? इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप ए वेराइटी डेवलप्ड बाय मिक्सिंग द सीड ऑफ वेरियस जीनोटाइप। अलग अलग जीनोटाइप के जो सीड होते हैं उनको एक साथ मिला देते हैं। लेकिन जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं मेज की, मक्के की हम बात करें, मेज की ऐसी कुछ वेराइटीज हैं जो देखने में तो बिल्कुल सेम सेम लग रही हैं, लेकिन जेनेटिकली थोड़ी सी डिफरेंस है। इनकी हाइट सेम है, मैच्योरिटी सेम है, सीड साइड से सेम है, और सीड का कलर सेम है, ये सब चीजें बिल्कुल सेम सेम है। उनको क्या करेंगे, आपस में उनको मिला देंगे, और फिर इनके बाद जब इनको आपस में मिला के इनकी बुआई कर देंगे, तो क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी है तो क्रॉस पॉलिनेशन इनके अंदर होगा ही। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा तो इसके वजह से बल्क वन जनरेशन बनता है, और फिर इसको नेक्स्ट जनरेशन इज प्रेफर फॉर द कंपोजिट वैरायटी। तो इससे जो बनता है वो बनती है एक कंपोजिट वैरायटी। ठीक, ढेर सारे जो जेनेटिकली जीनोटाइप जिनका अलग अलग होता है उनको एक साथ मिक्स करके जब बुआई कर देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद एक प्रोडक्शन हमको मिलता है, तो एक जो हमें मिला उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट वेराइटी। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें जो जेनेटिक प्योरिटी है थोड़ी सी कम है। जैसे विजय है, अंबर है, शक्ति है, और प्रोटीना है, ये सभी वैरायटी जो मेज की हैं ये कंपोजिट वैरायटी होती हैं, जो कि जीनोटाइप अलग अलग रहता है, और आपस में एक बार ढेर सारे जीनोटाइप के सेम प्लांट जिनकी हाइट वाइट सब सेम होती है, इनको एक साथ बुआई कर देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, फिर F1 बनता है। इसी F1 को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट वेराइटी बोलते हैं। ठीक, तो आज के लिए लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। आप लोगों के लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत करता हूं, तो मैं यही आशा करूंगा कि आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करते रहें। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, अगले चैप्टर, अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।